हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका स्केडी कैंपस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, तो उनका लेवल क्या रहा है और हमने जो क्लासेज में कंटेंट पढ़ाया था किस लेवल का पढ़ाया था, आज आपके सामने उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वह है मेमोरी। आपने देखा होगा आजकल मेमोरी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसी से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज, यानी रोम का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस कोचिंग से जुड़े हुए होंगे तो मैं क्लास एच में सबसे पहले आपको बताता हूं कि जब आप प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो आपकी जो ये प्राइमरी मेमोरी है ये होती है दो टाइप्स की, ठीक है। एक आपकी होती है मेन मेमोरी और एक आपकी होती है किसकी, सीपीयू की मेमोरी। जब आप मेन मेमोरी की बात करते हैं तो इसे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी होती है रोम और एक आपकी होती है क्या, रेम, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है रोम से लेकर, तो रोम में वह डेटा रखा जाता है जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। जब आप रोम की बात करते हो तो रोम के अंतर्गत जो डेटा रखा हुआ होता है वो होता है जो आपके कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होगा, बूट स्ट्रैप लोडर होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका बायोस होता है, BIOS। और मैंने आपको यह भी बोला था कि आपको बायोस की फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये बायोस की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जब आप बात करते हैं ना, ये आपकी रोम मेमोरी होगी, जब आप बात करते हैं तो इनको अपन जनरल रूप से क्या और बोल सकते हैं, फर्मवेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फर्मवेयर बोल सकते हैं। तो ये दो ही शब्द आपके एग्जाम में दिए हैं कि रोम के अंतर्गत क्या क्या चीज यानी रखी जाती है, उसका पर्पज क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आप देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर, यानी कि जो आपकी रैम मेमोरी है ये बायोस को कंसिस्ट करती है और फर्मवेयर को भी कंसिस्ट करती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। आपको आगे बढ़ना ही नहीं था, क्योंकि अस्थायी रूप से डेटा भंडारण, रोम तो आपका परमानेंट रूप से क्या है, स्टोरेज करता है। रैम जो होती है आपकी, ये क्या होती है, टेम्परेरी रूप से डेटा का स्टोर करती है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है क्या, स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूं ये आपकी प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड है, इसलिए सीक्वेंस में थोड़ा वही रहेगा जो एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज आर करेक्ट। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको क्या है यहां पर ध्यान देना होता है, ये करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, या आप वोलेटाइल बोलो या आप टेम्परेरी मेमोरी बोलो। वोलेटाइल को यदि अपन हिंदी में बोलना चाहें तो उसका मतलब होता है वाष्पशील, यानी कि जो डेटा आपकी मेमोरी से वाष्प बनकर उड़ जाएगा वो क्या चीज हो जाती है, वाष्पशील। इसका मतलब है रैम आपकी कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, बिल्कुल सही है। और उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इट लॉसेज डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। यदि आप अपने कंप्यूटर को क्या है, पावर टर्न ऑफ कर देते हो तो आपका जो डेटा होता है रैम के अंतर्गत जो गया हुआ है वो पूरा क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, रोम इज यूज टू स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू बूट। अब दोस्तों, यदि आपने रोम को पढ़ा होगा तो इससे आप क्या है, पहले क्वेश्चन को भी हल कर सकते थे। क्या कि रोम के अंतर्गत बायोस फर्मवेयर होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। यही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में दोबारा से पूछ लिया गया है कि रोम का उपयोग कंप्यूटर को बूट करने के लिए, आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं सही हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के रोम का उदाहरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जा सकता है और कई बार पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हमारे बैच में एक में रोम का जो टॉपिक है वो चल रहा है, तो वहां पर मैंने पढ़ाया होगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल आपके नोट से ही हुबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, जब अपन रोम के टाइप्स की बात करते हैं तो ये सभी आपके क्या है, रोम के टाइप्स हैं। मास्क रोम होता है, EPROM होता है, PROM होता है, EEPROM होता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहले कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, जो भी शॉर्ट्स नेम है उनकी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए।
यानी कि जो आपका EPROM है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? ई का मतलब होता है इरेजेबल। क्या मतलब होता है? इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। उसके बाद आरओएम का तो आप जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जब आप PROM की बात करते हैं तो PROM दोस्तों ये हो गया PROM, ठीक है, ओनली यानी कि प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आप EEPROM की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि ऐसी कौन सी रोम है, ठीक है, ऐसी कौन सी रोम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को मिटाया जाता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों जो आपकी मास्क रोम होती है इसमें तो अपन डेटा को मिटा ही नहीं सकते। उसके बाद जो आपकी EPROM होती है इसमें डेटा को मिटाया जाता है किसकी मदद से? अल्ट्रावोलेट की मदद से, यानी यूवी की मदद से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? EEPROM, यानी आप यदि इलेक्ट्रिकली मिटा रहे हो डेटा को, या आप इसी को बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं? इसी मेमोरी को आप बोल सकते हैं फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। यानी कि जहां पर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली मिटाया जाता है, इलेक्ट्रिकली मिटाया जाता है, उसे आप फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या है? ऑप्शन 4, यानी कि EEPROM। तो मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपसे हल हो रहे होंगे यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह क्वेश्चन है आपके CPU को लेकर, ठीक है। तो CPU को लेकर क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं? सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सबसे पहले तो आपको CPU की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है CPU's क्लॉक स्पीड कंट्रोल्स द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी CPU की जो घड़ी होती है उसकी गति निर्देशों के समय और निष्पादन की गति को नियंत्रित करती है। दोस्तों जो CPU की क्लॉक होती है वह इस बात का पता करती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब होने वाला है, ठीक है। इन सभी चीजों को क्या है? वो कंट्रोल करती है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द CPU's कैश मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। CPU की कैश मेमोरी अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा तक उच्च गति पहुंच प्रदान करती है। इसका मतलब क्या है? दोस्तों जब अपन मेमोरी को पढ़ते हैं यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका जो डेटा जाता है वो जाता है किसके पास? रैम के पास। और रैम से जाता है किसके पास? कैश मेमोरी के पास। और कैश मेमोरी जो होती है ये आपकी क्या है? CPU के ऊपर लगी हुई होती है। और CPU के अपने 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है CU, एक होता है ALU और एक होता है AU। एक होता है आपका AU नहीं, ये होता है MU। एक होता है MU। MU को आप क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर। MU को क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर। अगला क्वेश्चन इसी से आने वाला है। ये आपका क्या हो गया? CPU हो गया। अब दोस्तों जो रैम से डेटा आ रहा है वह क्या है? पहले कैश मेमोरी के पास आएगा और कैश से आपका कहां जाएगा? CPU के पास जाएगा। तो यहां पर जो डेटा होता है वो कौन सा होता है? यदि आपने एक बार कोई डेटा यूज ले लिया वह इस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यदि आप उसी डेटा को दोबारा यूज ले रहे हो तो CPU को रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा, कंट्रोल सिग्नल रैम के पास नहीं भेजना पड़ेगा, वो यहीं से ले लेगा। इसका मतलब है जिस डेटा को आप बार बार यूज लेते हो, फ्रिक्वेंटली यूज लेते हो, वह कहां रखा हुआ होता है? कैश मेमोरी में रखा हुआ होता है। वही बात ये बोल रहा है कि CPU की कैश मेमोरी अक्सर उपयोग यानी कि फ्रिक्वेंटली उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा तक उच्च गति पहुंच प्रदान करती है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहां पर जो आंसर है आपका A एंड B दोनों करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि पहला भी ट्रू है और आपका क्या है? दूसरा भी ट्रू है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है देखो ये भी आपका क्या है? DRM को लेकर, DRM को लेकर है। जब आप रैम की बात करते हैं, जब आप रैम की बात करते हैं तो रैम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका क्या? SRM और एक होता है आपका क्या? DRM। तो SRM जो होता है, RM की तो आपको पता ही है फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस S का मतलब क्या होता है? इस S का मतलब होता है स्टैटिक और यहां पर इस D का मतलब होता है क्या? डायनेमिक। अब आप इन शब्दों से समझ पा रहे होंगे
यानी कि यहां पर कोई चीज क्या है, स्टैटिक है, और यहां पर कोई चीज क्या है, डायनेमिक है। जो आपकी ये DRAM मेमोरी है, ये मिलकर बनती है किससे, कैपेसिटर से। कैपेसिटर का क्या यूज है, कैपेसिटर आपकी एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये कैपेसिटर जो होता है ये क्या है, बार बार डिस्चार्ज होता रहता है, इसलिए हमें इसको रिचार्ज करने की यानी चार्ज करने की आवश्यकता होती है। अब इस चार्ज करने का जो प्रोसेस है ना, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, रिफ्रेश। तो आपकी कौन सी मेमोरी है जिसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, DRAM है। यानी कि कौन सी मेमोरी है जिसे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, कैपेसिटर यानी कि DRAM है। तो वही क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि DRAM को समय समय पर ताजा आपको ऐसे नहीं समझना है, इंग्लिश की तरफ जाना है, रिफ्रेश करने की, ताजा करने की आवश्यकता प्राथमिक कारण क्या है। देखो, टू क्लियर अनयूज्ड डेटा बिल्कुल गलत है, टू अलाउ द CPU टू एक्सेस न्यू डेटा बिल्कुल गलत है, टू प्रिवेंट डेटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब आप डी ऑप्शन को देखें, यानी फोर्थ ऑप्शन को देखें, टू रिचार्ज द कैपेसिटर। हमने अभी बताया है जो आपकी DRAM है ये किससे मिलकर बनी होती है, कैपेसिटर से। और कैपेसिटर क्या होता है, ये बार बार डिस्चार्ज होता रहता है, इसलिए हमें इसको रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4, यानी कि टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग डेटा बिट्स। जो आपका कैपेसिटर है इसमें क्या आएगा, बिट्स ही तो रखी जाएंगी, तो ये आपका हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज करेक्ट। अब यहां पर क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। फर्स्ट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, द CPU इज ऑफन रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा CPU है इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स। देखो जो CPU है 3 मेन यूनिट्स रखता है, कौन कौन सी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहां पर इन्होंने ये गलत दे दिया, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPU के अंतर्गत नहीं होती। दोस्तों जब आप CPU की बात करते हैं तो CPU में 3 कंपोनेंट होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। एक होता है आपका CU, एक होता है ALU, एक आप बोल सकते हो MU बोलो या क्या बोलो, रजिस्टर बोलो। और जो कैश मेमोरी है वो तो इसके ऊपर लगी हुई होती है, वह इसका कंपोनेंट नहीं होती। यानी कि आपने जो यहां पर कैश लिखा है ना, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, रजिस्टर आना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। यानी कि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहां पर करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट यहां पर है ओनली 1। ठीक है, कौन सा है, ओनली 1, यानी कि जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये हो जाते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी से। यानी कि अब आप जान सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है मेमोरी से पूछे जा रहे हैं, और आपके इंटरनेट वाला जो पोर्शन है, और इस बार जो सबसे ज्यादा CGL में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह पूछे गए MS ऑफिस से, यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो अगले वीडियो में हम MS ऑफिस से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।